वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। सर HOD हैं फॉर द R&D लैब इज देयर एज वेल। इनको बुलाने का खास मकसद ये था कि यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन एट यूनिवर्सिटीज़ समहाउ जो है वो एक कंटेंशियस टॉपिक बना हुआ है हमारी मेन स्ट्रीम नैरेटिव के अंदर। और इसी के साथ साथ जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, पर्टिकुलरली जो उनकी फील्ड भी है, तो वहाँ पर एक बड़ा हमें एक कॉन्स्टेंट होता है कि पता नहीं इंजीनियर्स का कोई सीन है, फ्यूचर है। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें पुश करते रहते हैं कि इंजीनियर बनो, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री कहती है कि जी जॉब्स कोई नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस अराउंड दिस, बट फॉर दैट आई वुड लाइक टू वेलकम एहसन मलिक साहब। सर कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू। अच्छा एहसन साहब, मैं बेसिकली स्टार्ट करूँगा कॉन्वर्जेसन प्राइमरली इंजीनियरिंग के अराउंड एंड विल गो मूव ऑन टू मोर ऑफ द सोशल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स लेटर। बट मुझे बताइएगा कि आपने कब स्टार्ट किया ये इंजीनियरिंग का? लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट गेटिंग इनटू टीचिंग एंड इंजीनियरिंग साइड के ऊपर पूरा आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? Back in 2002, I started off with my engineering, and it ended in 2006. And soon after that, I started my teaching career. So it's almost been 15 years. मैं इस फील्ड में हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी सारी देखी, बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ भी काम किया, हमारी डिफेंस के साथ भी काम किया, और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं अब जिनकी अपनी कंपनीज़ हैं, वो अब अपनी फील्ड के अंदर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इट्स बीन क्वाइट रोलर कोस्टर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लर्नड एंड इवॉल्वड क्वाइट अ लॉट। चलिए, दैट्स रियली गुड एंड मे बी कंट्रीब्यूटेड एज वेल। राइट। सो प्रॉब्ली मैं जो है ना एलिफेंट इन द रूम के बारे में बात करूँगा। डू यू थिंक इंजीनियरिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम इज देयर अ रिक्वायरमेंट फॉर सच अ डिग्री? ए एंड बी, डू यू थिंक के जो बच्चे निकल रहे हैं उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडस्ट्री के अंदर? सबसे पहली चीज़, इन दिस प्रेजेंट एरा शायद जितनी अब इंजीनियरिंग की ज़रूरत है इससे पहले शायद कभी भी ना थी। हम स्टोन एज से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तक पहुँचे, और अब भी हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, बिग डेटा की, IoT की। तो ये जितनी अब इंजीनियरिंग की ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी भी ना थी, और इसकी जितनी रेलेवेंस अब है शायद पहले कभी भी ना थी। हाँ, हम ये कह सकते हैं, जैसा कि आपका दूसरा सवाल है, कि अब हम क्यों थोड़े इररेलेवेंट हो रहे हैं। शायद हमें मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ जब आप ग्रो नहीं करेंगे, जब हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस टाइम दुनिया किस तरफ जा रही है, और दुनिया में इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है, और स्पेशली हमारी मुल्क की कंडीशंस को देखते हुए, हमारी मुल्क की ज़रूरियात को देखते हुए, अपने इर्द गिर्द देखते हुए, जब हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि कोविड में आपने देखा कि हमें मेडिकल अप्लाइंसेस का, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बड़ा फुकदान रहा, और हम क्योंकि इस चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि सबसे पहले तो इनको इंडिजिनसली इन हाउस इन आवर ओन कंट्री हम इसको डेवलप करें। और वो कौन करेगा? हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स करेंगे, या हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करेंगे, हमारे इंजीनियर्स करेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि आया इंजीनियर्स जो हमारे पास निकल रहे हैं उनकी ज़रूरत भी है। अगर ज़रूरत है तो कहाँ पे वो अपनी खिदमात दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि हमारे इर्द गिर्द, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर, हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारे डिफेंस के अंदर, हमारी मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, हमारी ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, हमारी सोलर इंडस्ट्री के अंदर, हमारे ये पावर इंडस्ट्री के अंदर, हर जगह पे इंजीनियरिंग है। और ऐसे बेतहाशा लाखों प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हमारे इंजीनियर्स काम करके और अपनी खिदमात दे सकते हैं। लेकिन रेलेवेंस बनाने की ज़रूरत है कि व्हाट दे आर स्टडीइंग विद इन द यूनिवर्सिटी, विद इन फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द टीचर्स, हाउ दे आर रेलेवेंट इन डिफरेंट फील्ड्स। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की रेलेवेंस वाली, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स होता ही है कि UET का ग्रेजुएट होता है, या EME नास्ट EME का ग्रेजुएट होता है, या कॉमसेट से ग्रेजुएट होता है, और वो निकल के कहता है कि जी मैंने एंग्रो जाना है, या मैंने इस तरह किसी बड़ी उसमें जाना है। और अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि वहाँ पर और बच्चों का दिमाग ये होता है कि यार मैंने R&D करनी है, राइट? सो मैंने नई चीज़ों पे काम करना है। वो सोच क्या है, वो ख्वाब क्या देख रहा है, वो लैपटॉप पे क्या देख रहा है, वो इलॉन मस्क को देख रहा है, वो कह रहा है जी वहाँ पर वो नई गाड़ियाँ बन रही हैं, उनके फाइनली ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ऑटोनमस व्हीकल्स होते हैं। ऐसे ही है। और जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो पहली बात तो ये कि बहुत रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है। जो रिक्वायरमेंट होती भी है वो ज़्यादा ही होती है कि जी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाली, ऐसे ही है, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि एक तो बहुत हैवी मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। सो आपके पास है कि जी फॉर एग्जाम्पल अगर एंग्रो है तो वो एक बड़ा प्लांट है और वो उस प्लांट के अराउंड ही कर रहे हैं।
और उस हैवी मशीनरी के अंदर ज़्यादातर आपका पार्ट या ज़्यादातर आपकी मशीनरी बाहर से आ रही है, ऐसे ही है। और कंसल्टेंट भी उसका बाहर से आ रहा बाहर से आ रहा है, बिल्कुल आप सही। सिर्फ कंसल्टेंट का असिस्टेंट बने बैठे रहते हैं। तो बच्चा जो है वो जो बेसिकली जितना भी इंजीनियर निकल रहा है उसका 3 से 5% इंजीनियर जो है वो जर्मनी निकल जाता है, वो इधर निकल जाता है। जो बाकी 95% है वो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, और वो जनरली क्या कर रहा है, ट्यूशन्स पढ़ा रहा है या कोई कॉल सेंटर की जॉब कर लेता है, या फिर अब जाके उनको एक आउटलेट ये मिला है कि वो कोई कोडिंग शोडिंग करके तो वो कोई पाइथन वाइथन करके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। सो और मुझे पर्सनली ये लगता है कि दिस इज अ, और ये आपके लिए बड़ी हैरानकुन होगी, पाकिस्तान दुनिया में इस टाइम चौथे नंबर पे आ गया फ्रीलांसिंग सर्विसेज में, जो कि बहुत हैरानकुन बात है। राइट कि दुनिया में कितने मुल्क है और पाकिस्तान इज स्टैंडिंग, ये इंडिया चाइना के बाद अब पाकिस्तान भी काउंट किए जा रहे हैं। हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने बहुत बूम किया पिछले 10-15 साल में, और हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने अपनी कंपनीज खुद बना के और वो सर्विसेज दे रहे हैं। कोई सिलिकॉन वैली में दे रहा है, कोई यूरोप में दे रहा है, और कोई तो दे आर वर्किंग फॉर दोज पीपल, बट दे आर बेस्ड इन पाकिस्तान। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि फ्रीलांसिंग तो हमारी एक जगह तक पहुंच चुकी है, लेकिन इंजीनियरिंग क्यों नहीं, जो हार्डवेयर इंजीनियरिंग अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं कर पा रही, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जितनी जो इसकी ज़रूरत है। और मुझे इसका अगर सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें आपसे पूछ सकूँ कि क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि चलें ठीक है, एंग्रो जो है ना वो जीएम को ही मंगवाएगा और जीएम का एक कंसल्टेंट मंगवाएगा, और उसके ऊपर रोना कि यार नहीं जीएम को ना बुलाओ मुझे बुलाओ, यू कांट कम्पीट विद जीएम की फायर पावर। एग्जैक्टली। सो अगर मैं कहता हूँ एज एन इंजीनियर जो कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बनाना चाह रहा है, और इसके ऊपर हमारी ऑफ कैमरा भी बात हुई थी कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी आर कॉन्स्टेंटली जॉब सीकर्स, वी आर नॉट जॉब मेकर्स, ऐसे ही है, राइट? सो वी आर नॉट रियली ट्राइंग टू फिगर आउट के वेयर वी कैन प्रोवाइड जॉब्स और क्रिएट जॉब्स एसेंशियली। व्हाट आर द मेजर अपॉर्चुनिटीज अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूँ या मैं इंजीनियरिंग हार्डवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ इन पाकिस्तान? असल में जो मेरा एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा, जो हमारे बच्चे हार्डवेयर की जिन्होंने जो खासतौर पर आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा ट्रेंड है और बहुत सारे बच्चे इस तरफ मूव करते हैं सून आफ्टर दे ग्रेजुएट, मे बी सून आफ्टर दैट और मे बी 5 years डाउन द लाइन और 10 years डाउन द लाइन। लेकिन वो बच्चे ज़्यादा कामयाब रहे जिन्होंने ज़्यादा देर से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये बड़ा ज़रूरी है कि एक चीज़ आप कोई भी डिवाइस बनाते हैं आपको पता तो हो कि वो यूज़ किधर होनी है। राइट। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं लेकिन उनके पास क्लाइंट नहीं है। राइट। और मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने एक इंतहाई छोटी सी चीज़ बनाई है, वो भी इंतहाई मिनिमल कॉस्ट होगी लेकिन उसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। राइट। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ पे आप अपनी कंपनी लॉन्च करें, जहाँ पे आप काम करें, इंजीनियर जहाँ पे सर्विसेज देनी है, वो मार्केट सर्वे तो करें ना, मार्केट स्टडी तो करें कि मार्केट में ज़रूरत किस बात की है। मैं एक AI बेस्ड सिस्टम, AI रोबोट उठा के मैं मार्केट को दे दूं, किसी को वो रोबोट चलाना ही नहीं आता तो वो मार्केट में क्या कम्पीट। हाँ वो हो सकता है वो यूरोप में चल जाए, वो जर्मनी में चल जाए, वो जापान में चल जाए, लेकिन हो सकता है मेरे मुल्क में वो ना चले क्योंकि हमारी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है मैसेज की वो उस लेवल पे नहीं पहुंची जहाँ तक उन ममालिक की पहुंच चुकी है। तो हमें अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है और हमें अपने प्रॉब्लम्स को अपने इर्द गिर्द ढूंढना है, उनके लिए सोल्यूशंस डेवलप करने हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमें एक हमारे बजाय इसके कि हम, क्योंकि हमारा ठीक है, हम ये 4 चीज़ें हैं जिनके दरमियान आमतौर पर टेक्नोलॉजी में गेम चल रही होती है। एक तरह एक पावर है, एक उसका साइज़ है, एक उसकी बैटरी है, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी कॉस्ट है। राइट। तो कॉस्ट अगर आपको कम अगर अपने पड़ोसी ममालिक से मिल रही है और उन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ डेवलप कर रही है तो ज़रूरत नहीं है कि उसको आप रिवर्स इंजीनियर या उसको दोबारा से री इन्वेंट द व्हील करें। आप उससे आगे उस चीज़ को यूज़ करें और उससे आगे बात करें उस चीज़ को। देयर इज़ नो हार्म कि आप हर चीज़ को ग्राउंड ज़ीरो से ये बिल्कुल बेस से दोबारा खुद डिज़ाइन करें। ऐसी कोई उसी चीज़ को अगर आपको कम कॉस्ट में मिल रही है उसको आप यूज़ करके उसको आगे आप उसको अपने प्रॉब्लम के लिए उसको रीडिज़ाइन करें और उसको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, फिर उसकी रेलेवेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड आई थिंक ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि एक ये है ना वो ईगो वाला प्रॉब्लम है कि हाँ। कि मैंने कुछ डिज़ाइन में इन्वेंटर बन जाऊँ। अ लॉट ऑफ टाइम्स एज एन इंजीनियर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। ऐसे ही सो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 5 डिफरेंट लोगों के क्रिएटेड कंपोनेंट से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पाकिस्तान, मैं जब जाता हूँ ना मुझे सबसे जो चीज़ लगती है हमारी सबसे बेसिक रूडिमेंट्री है दैट कैन बी मेड बेटर। हम हर मोहल्ले में हर मार्केट में एक नान बनता ही बनता है, और नान आज भी उस तरह बन रहा है जिस तरह आज से 50 साल पहले बन रहा है। हाँ। किसी इंजीनियर ने ये नहीं सोचा कि यार मैं कौन सी ऐसी चीज़ें चाइना से मंगवा कर उनको राइट पुट टुगेदर करूं कि इस प्रोसेस को मैं ऑप्टिमाइज कर सकूं या मैं फास्टर कर सकूं या मैं कुछ वो कर सकूं। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। और एक और जो मुझे इशू नज़र आया है, अब
एक जब प्रोडक्ट बनती है उसमें सिर्फ काम इंजीनियर का नहीं होता, उसके अंदर आपको एक आर्किटेक्ट भी चाहिए जिसने उसकी लुक्स के ऊपर काम करना है, उसकी उस प्रोडक्ट की नज़र कैसे आएगी उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर आपको हो सकता है कि मेटलर्जी भी का भी बंदा चाहिए, एक केमिस्ट्री का बंदा भी चाहिए, एक फिज़िक्स का बंदा, जो एक साइंटिफिक अंदाज से एक जो उसके अंदर जो केमिकल्स जो यूज़ हो रहे हैं उनको, तो हमारी हर एक हर ग्रुप ने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है कि वो कहता है मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, दूसरा कहता है मैं ही सब कुछ। जब ये चीज़ आपस में एक्यूमुलेट नहीं होंगी सारी चीज़ें, तो आपके पास जो फिनिश प्रोडक्ट आएगी वो उस लेवल की नहीं आएगी जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। तो जब इन सारे, ख्वाह वो मार्केटिंग का बंदा हो, ख्वाह वो इंजीनियरिंग का बंदा हो, ख्वाह वो आर्किटेक्ट हो, ये सारी इन चीज़ों की इंतहाई ज़रूरत है। और आमतौर पर दुनिया में ये सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं तो एक फिनिश प्रोडक्ट ऐसी बनती है जो वाकई मार्केट में सेलेबल हो और प्रेजेंटेबल हो और वो जल्दी अपनी मार्केट ज़्यादा जल्दी कैप्चर कर सके। तो आप सिर्फ उसकी टेक्निकल चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि सिर्फ इसका डिज़ाइन, इसके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक वो सिर्फ हैं तो वो फिनिश प्रोडक्ट कभी भी नहीं बन सकती। तो ये भी एक फुकदान है कि हर फील्ड का बंदा ये समझ रहा है कि मैं अपनी डोमेन में बेस्ट हूँ तो मैं मार्केट के अंदर पेनिट्रेट जल्दी कर जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ अर्सा पहले हम एक इंजन पे काम कर रहे थे और इंजन के अंदर सिर्फ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स हैं, लेकिन एक उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है, एक उसका मेटलर्जी वाला पार्ट है, एक उसका कंट्रोल सिस्टम है, एक उसका ऑटोमेशन वाला पार्ट है, एक वो जो मूविंग उसके अंदर जो चीज़ें हैं, एक आपने एक फ्यूल फ्लो को मेंटेन करना है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी पीपल जो इकट्ठे मिलकर बैठेंगे और फिर वो चीज़ बनेगी और वो चीज़ डिज़ाइन होगी। तो समहाउ एक सिनर्जाइज होंगी एफर्ट्स, तब आपके पास जो चीज़ें निकलेंगी वो अप टू द मार्क होंगी और दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो हम छोटी मोटी चीज़ें तो किसी हद तक डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो जो कटिंग एज हैं, वो बड़ी चीज़ें हैं, खो मशीनरी है या वो कार्स हैं, ये सारी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके फिर वो आपके पास चीज़ें बनेगी। राइट। एंड इसके अंदर मैंने ये भी देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री नहीं एग्जिस्ट करती ना, तो कभी कभार आपको किक स्टार्ट करना होता है, धक्का स्टार्ट जब स्टार्ट करना होता है। एग्जैक्टली। और उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक केमिकल इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक डिज़ाइन स्टूडेंट है, एक बिजनेस मेजर है, सब फारिग बैठे हुए हैं। सब फारिग बैठे हालांकि सब उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, सब उठा सकते हैं, लेकिन सब फारिग बैठे हुए हैं और सब वेट ये कर रहे हैं कि यार अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आइडिया लेकर आया ना, वो मुझे पैसे दे, मैं उसको डिजाइन कर दूंगा। केमिकल इंजीनियर भी ये कह रहा है, पैसा कोई नहीं कमा रहा है इस टाइम, पैसा कोई नहीं कमा रहा। पैसा कमाया जा सकता है अगर ये तमाम लोग मिलकर काम करें, तो तमाम लोग पैसा कमा सकते हैं। ये तो एक पीस ऑफ केक की बात है ना, आपको जरूरी है पूरा केक खाना, आप अपना शेयर ले लें, दूसरा अपना शेयर ले ले, तीसरा अपना शेयर ले ले, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप ये कहें कि मैं अकेला, मैं आर्किटेक्ट भी बन जाऊं, मैं अकेला सेल्स वाला भी बन जाऊं, मैं अकेला मार्केटिंग वाला भी बन जाऊं, मैं अकेला इसकी ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के ऊपर उसकी पब्लिसिटी वो भी बन जाऊं और मैं खुद ही डिज़ाइनर भी बन जाऊं। ऐसे हो नहीं सकता। तो ये भी एक फुकदान है बहुत बड़ा कि शायद ये चीज़ जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बढ़ता है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। वो अगर एक इंजीनियर है तो 5 इंजीनियर्स ही अपने साथ रख देगा, हालांकि उसको हर फील्ड का एक बंदा, मार्केटिंग का अलग बंदा हो, अकाउंट्स को देखने के लिए अलग बंदा हो, इंजीनियरिंग के 2-3 लोग हों, फिर इस तरह मिल के, तो फिर उस तरह चीज़ें जब होंगी तो फिर आपके पास रिजल्ट ज़्यादा आएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलाइन हो सकती है ना कि यार तुम इंजीनियरिंग वाले थे, तुमने प्रोडक्ट को फिक्स करना था, या तुम अकाउंटिंग वाले थे, हमारे अकाउंट्स क्या आउट हो गए, अकाउंट्स कैसे मैनेज होंगे, इनफ्लोज और आउटफ्लोज कैसे। अब ये तो नहीं आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाने और बाद में आपको पता लगेगा 1 साल बाद आप कहीं पे भी नहीं खड़े, भला हालांकि आप ब्रेक इवन से भी नीचे चले गए। तो वो प्रॉब्लम्स जब तक आप इनको कंसिडर नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं अपने आप को एक सक्सेसफुल डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकते। राइट। और जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इनोवेशन की, हम बात करते हैं कि जी डिज़ाइन की, या हमने भी जिस तरह बात की कि जी केमिकल इंजीनियर भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो a lot of times what we do is कि we try to focus on very very innovative ideas, right? So we try to think of जो easy sell हैं, जिनको मैं कहूँगा कि स्टाइलिश आइडियाज हैं, बिक जाते हैं, राइट? सो हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ड्राइविंग कार्स, यू नो ऐसी चीज़ें जो कि अगर मैं सोलर की भी बात कर रहा हूँ तो कोई ऐसी नेक्स्ट लेवल सोलर है जो कि ऑटोमेट हुई है और सूरज के साथ जा रही है। मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ इसको, क्योंकि मैं देखता हूँ एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन के अंदर तो इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऐसे ही है एसेंशियली, राइट? इंजीनियरिंग माइंडसेट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। जिस कंट्री में प्रॉब्लम्स है वहां पर तो आपकी चांदी लगी हुई है, अपॉर्चुनिटीज हैं। एग्जैक्टली। अब अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं, बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, व्हाट डू यू थिंक, वेयर आर डू वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स? क्योंकि वो ये आता है कि यार चलो मैं कहता हूँ फार्मर के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या एग्रीकल्चर जिसने पढ़ा हुआ है उसकी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट इंजीनियर वहाँ कहाँ निकाल सकता है अपॉर्चुनिटी? इंजीनियरिंग
अब जितना फ़ायदा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को दे सकती है शायद ही कोई और दे सकता है। आजकल तो दुनिया में ऐसे ऐसे फार्म्स डेवलप किए जा रहे हैं, आपको शायद हो सकता है लैंड की ज़रूरत, आप बिल्डिंग के अंदर ही पौधे उगा रहे हों, उसके अंदर ऐसी सब्जियां उगा रहे हो, ऐसे फ्रूट्स उगा रहे हो, आपको हो सकता है लैंड की ज़रूरत ही ना हो, आपने मल्टी स्टोरी एक बिल्डिंग बनाई है, वर्टिकल फार्मिंग हो गई, वर्टिकल फार्मिंग हो रही है, हाइड्रोपोनिक्स हो गई, हाइड्रोपोनिक्स हो गया, ऑक्वापोनिक्स हो गया, उनको आप यूज़ करके पौधों को डालें, एक खास लाइटनिंग कर, आपको सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत नहीं, आप लाइट्स को यूज़ करें, उससे अपने पौधों को उगाएं, और उससे वो उसको आप स्पीडी भी बना सकते हैं, एक खास किस्म की लाइट ऐसी यूज़ करें कि वो स्पीडी पौधा ग्रो करे और आपके पास फसल तैयार हो जाए। तो जितनी ज़रूरत इसकी, फिर इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें हम अपना ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल क्योंकि अब हमारे पास वाटर स्केर्सिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है और पानी कम होता जा रहा है, तो हमें जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ड्रिप इरिगेशन का, हमें उस ट्रेंड की तरफ जाने की ज़रूरत है, राइट, कि पौधे को तब पानी दिया जाए जब उसको ज़रूरत है। सॉयल मॉइस्चर को आप चेक करें, आप ह्यूमिडिटी को चेक करें, आप लाइटनिंग कंडीशन को चेक करें, उसके मुताबिक उस पौधे की ज़रूरत के मुताबिक उसको दें। तो इन चीज़ों को अगर हम अडॉप्ट करेंगे, डेफिनेटली हम अपने इस जो पानी की किल्लत है उसको भी आप सेव करेंगे, और इसके अलावा अपनी आने वाली नस्ल को एक ऐसी चीज़ देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है, कि आप हर रोज़ सुबह लेके या या आप हर रोज़ आपके हाथ में एक पानी है, या आपने एक पानी का नल खोलना है और फिर जाके पानी देना, इतनी बड़ी अगर फील्ड को, तो आप हो सकता है आप रोबोट्स या ड्रोन्स को यूज़ करें। अगर आपने पेस्टिसाइड्स के स्प्रेज करने, जैसा दुनिया में अब हो रहा है कि अब इतनी बड़ी फील्ड्स हैं, जहाँ के वहाँ पे आपके पास ऐसी या तो ऐसी मशीनरी हो या ऐसे ड्रोन्स हों जो कि जहाँ पे वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करें, ताकि आपके जो रिटेंशन है, आपको जो ग्रोथ रेट है, जो आपको ओवरऑल जो आउटपुट जो आपको मिलेगी वहाँ पे वो आपको बेहतर मिले। तो डेफिनेटली इन मॉडर्न ट्रेंड्स को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास इतनी ज़बरदस्त लैंड है और इतनी फर्टाइल लैंड है, अगर हम थोड़ा सा बीच में टेक्नोलॉजी की इनपुट दे देंगे तो फिर यही जो हमें आउटपुट अभी मिल रही है, हो सकता है हम दुनिया को अपनी एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत सारे के मुल्कों को हम फीड देने वाले बन जाएं। हाँ, तो और ये बिल्कुल आपने सही बात की, बिकॉज मैं देख रहा था कि नेदरलैंड्स व्हिच इज हाफ द साइज ऑफ पंजाब क्रिएट्स 3 to 4 times as much output as the entire Pakistan। ऐसे ही है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, हम नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। इसी के साथ साथ मैं देख रहा था कि जो हमारी गाय का जो मिल्क है, मिल्क के आउटपुट पाकिस्तान हैज वन ऑफ द वर्स्ट यील्ड्स। ऑस्ट्रेलिया को आप कंपेयर करें, आप यूरोप तो खैर बहुत ही आगे, अगर आप जाके कंपेयर करें कि पर एकड़ यील्ड आपकी फॉर फूड इट्स वन ऑफ द वर्स्ट। ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली। सो अब आपकी एक यूटिलिटी बड़ी क्लियर नजर आती है कि यार मैं एक प्रोडक्ट बनाऊं, कोई भी प्रोडक्ट बनाऊं, एंड इफ दैट प्रोडक्ट अलाउज कि मैं 1 एकड़ में 5 टन के बजाय 10 टन प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो फार्मर को डायरेक्टली अपनी अर्निंग डबल हो रही है, उस अर्निंग में से वो कुछ पैसा तो मुझे दे ही सकता है, एंड देयर इज अ क्लियर बिजनेस केस राइट देयर। आई थिंक एक चीज़ जो मैं लोगों को बहुत ज़्यादा कहता हूँ ना, कि पर्टिकुलरली इंजीनियर्स बट एंटरप्रेन्योरशिप का ओवरऑल है कि हमारे यहाँ जो आपने बिल्कुल राइटफुली कहा कि हम एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिमांड, राइट। वो एक प्रोडक्ट मार्केट फिक्स का पहले पिछली पॉडकास्ट में भी जिक्र हुआ था, वो नहीं हम कर पाते। कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ फॉलो द मनी, और इसकी एक मिसाल ये है कि इंजीनियरिंग से मिसाल ये है कि IoT बड़ा आजकल इट्स अ वेरी जिसे कहते हैं ना ब्लोइंग अप कॉन्वर्जेशन है, स्मार्ट होम्स ये वो। एग्जैक्टली हम स्मार्ट होम्स की बात करते हैं। आई हैड एन इंजीनियर फ्रेंड अराउंड 3-4 years ago, उसने किया कि आके हम लोग उस टाइम सोच रहे थे कि यार पाकिस्तान में ना आपके लाइटें, घर की लाइटें और कर्टन्स और ये चीज़ें जो है स्मार्ट हो जाएं और इसकी एक मार्केट होगी, बट पीपल weren't इंटरेस्टेड। उसने क्या किया कि उसने जाकर इंडस्ट्री में देखा कि वो तमाम, क्योंकि इंडस्ट्री का यूनिट महंगा होता है, इंडस्ट्री 24 घंटे चल रही है और इंडस्ट्री जो है वो बॉटम लाइन अपनी नोट कर रही है, ठीक है। तो उसने इंडस्ट्री में देखा कि जहाँ पर 12 वॉट का बल्ब था उसको वो 6 वॉट पे ले आया। उसके बाद उसने वहाँ पर सेंसर्स लगाए और सेंसर्स लगाकर उसने देखा कि जी जब यहाँ पे बंदा नहीं जा रहा उसको बंद करना शुरू कर दिया। और उसने इंडस्ट्री को पिच ये नहीं पिच किया कि देखिए कितना कूल लगेगा, उसने ये पिच किया कि जी आपका 2.5 लाख का बिजली का बिल मैं लेकर आऊंगा 2 लाख के ऊपर, साल का आपको जो है ना 6 लाख रुपया बचेगा, 6 लाख में से 3 लाख मैं रखूंगा, दूसरे साल के बाद आपको 6 लाख सेविंग आपकी अपनी। और द अमाउंट ऑफ पीपल दैट केम इन, क्योंकि बड़ा क्लियर बिजनेस केस था। एग्जैक्टली वो अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर कट हमारी कॉस्ट सेविंग उससे होगी। जिस तरह हमारी एक प्रोडक्ट है हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देते हैं, उसमें ये कि आमतौर पे होता है कि आप अगर किसी इंडस्ट्री, अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसके अंदर अगर आप अपनी सीट पे आके बैठते हैं और दिन में आपको 8 घंटे काम करना चाहिए, आप उसमें से हार्डली 1 या 2 घंटे काम करते हैं, तो आपके जो सेठ साहब हैं, जो आपकी कंपनी है, वो तो आपको 8 घंटे के लिए पे करती है, तो आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बहुत थोड़ी है।
राइट। तो एक ऐसा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया जाए, आपको किसी ज़रूरत नहीं है किसी, आप आएँ मशीन के साथ अपना कार्ड लगाएं और ऑनलाइन आपका सारा डेटा चला जाएगा। अब कितनी देर के लिए वो मशीन चल रही है, बंदा उसको यूज़ कर रहा है नहीं, उसकी यूटिलिटी कितनी है हर रोज़, अगर वो 8 घंटे के लिए बाउंड है तो एटलीस्ट उसको 6 घंटे काम करना चाहिए। राइट। तो आप इस तरह सिस्टम को, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आपने एनर्जी सेविंग, इस तरह से आप मोशन सेंसर्स लगा दें, उन मोशन सेंसर के अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है तब ये लाइट्स ऑन रहे, अदरवाइज वो ऑफ रहे, वो वेस्ट हो रही है। हाँ। आपके पास जो इतना इतना बड़ा लैंड है जिसके ऊपर आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, वहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं उन लाइट्स की है, वो आप इंटरनल करें एक्सटर्नल करें, तो आप अपनी एनर्जी को बहुत सारे तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। फिर आप पहले इनकैंडेसेंट बल्ब्स की तरफ थे, अब आप LED टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं और वो आपकी एनर्जी सेविंग बहुत ज़्यादा है। फिर आप सोलर को इन्वॉल्व अगर बीच में कर देते हैं और एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छी कर देते हैं, फिर हो सकता है सोलर का जो आपको रीपे करती है तकरीबन 8 से 10 साल में जितनी प्राइस आपने इन्वेस्ट की होती है वो आपको वापस आ जाए। अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आपको ऑलरेडी 3 गुना बिजली महंगी ले रहे होते हैं, अगर आप तो आपको तो वो कॉस्ट सेविंग 3 से 4 साल में हो जाती है, जो कि घर के यूजर को 8-10 साल लगेगा। और उसमें अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लें तो वो ऑलरेडी और भी कम हो जाती है, और भी क्योंकि वो हर साल वैसे ही महंगी हो रही है, महंगी हो रही है। एग्जैक्टली। तो ये तो अभी बड़ा अच्छा आ गया है कि अब आप रिवर्स मीटरिंग के थ्रू अपने घरों के अंदर भी और इंडस्ट्री के अंदर भी आप अपने खुद ही जनरेट करें और उससे अपनी कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं। राइट जी, मेक सेंस। अच्छा, थोड़ा सा मैं जो है ना इंजीनियरिंग को लेकर आऊँगा आपकी जो करंट डे टू डे जॉब की तरफ। राइट, आप पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को मैं समझना चाहूँगा, आपको लगा है कि कोई एवोल्यूशन आई है? क्या स्टूडेंट स्मार्ट हुआ है? क्या स्टूडेंट वैसे का वैसा ही है? क्या स्टूडेंट नॉन सीरियस हो गया है विद टाइम? स्टूडेंट अवेयर ज़्यादा है, उसको ज़्यादा चीज़ों को पता है दुनिया, क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसी गैजेट है जिससे हर वक्त उसको ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के हर वक्त उस पर के दुनिया किस तरफ जा रही है, उसको अवेयरनेस ज़्यादा है पहले की निस्बत के। पहले हमें नहीं पता होता था कि दुनिया में फ़लाँ मुल्क के अंदर क्या चीज़ नई इनोवेट की गई है और हमारे तक वो कब तक पहुँचेगी। अब ये चीज़ विद इन मिनट्स या विद इन अ वेरी लिमिटेड टाइम आपके पास आ जाए। तो स्टूडेंट आज का ज़्यादा अवेयर्ड है, उसको पता है कि दुनिया के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, दुनिया किस तरफ जा रही है। हाँ, बच्चे पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, उनकी अप्रोच में काफ़ी ज़्यादा उनकी जो डायरेक्शन है, जिस तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। क्योंकि डेफिनेटली आप जब इन चीज़ों के या टेक्नोलॉजी के या ज़्यादा सहल पसंद हो जाते हैं, जब आपको हर चीज़ पकी पकाई खीर आपको घर में मिलती है या टेबल के ऊपर मिलती है, तो फिर आप उसके लिए क्या पहले तो आपको लाइब्रेरी के अंदर जाके किताबों को कंगाल, आप व्हेन देयर वाज नो इंटरनेट, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ लाइक हार्ड वर्क एंड यू हैव टू सी एंड लुक अराउंड, आस्क फ्रॉम द पीपल। मुझे अभी भी याद है, मैंने अपनी ज़िंदगी की जो पहली मोटर चलाई थी, मुझे उसको सिर्फ समझने के लिए एटलीस्ट 1 महीना लगता था। अब मैं किसी बच्चे को वो मोटर चलाना सिखाता हूँ, मुझे 5 मिनट लगते हैं उसको समझाने, क्योंकि कोई रिसोर्स नहीं था, किताबें नहीं थी जिसके अंदर वो मोटर एग्जिस्ट करती थी, या मुझे उसका रेलेवेंट मटेरियल नहीं मिलता था, उसके ड्राइवर्स का नहीं पता था। तो अब मुझे किसी को, अब बच्चे जब कोई इंटरनेट के ऊपर वीडियो देखें तो हो सकता है वही चीज़ उनको 5 मिनट में, लेकिन क्या बच्चा उसको सीखना चाहता है या नहीं चाहता, और आगे उसकी ज़रूरत महसूस कर रहा है कि मैंने इस चीज़, जब मैंने ये चीज़ सीख ली, उसको आगे मैंने अप्लाई कहाँ पे करना है, ये भी, इस रेलेवेंस को बनाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इंटेलेक्चुअली तो हमने किसी हद तक ग्रो किया है, लेकिन हार्ड वर्क की जब बात करें कि अपने आप को टर्मोइल से कैसे गुजारना है, अपने आप को बेड ऑफ रोजेज़ पे नहीं सवार करना, अपनी ईगो को हमेशा नीचे रखना है, अपने इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है और उसके लिए एफर्ट कैसे करनी है, एक ख़ास स्ट्रगल से गुजरना है, ब्लड स्वेट एंड टेयर्स जिसको हम कहते हैं, यू हैव टू गो थ्रू दैट, देन यू विल अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल। जब आप ये कहेंगे आपको टेबल के ऊपर बाय द एंड ऑफ डे एकदम से सक्सेस मिल जाए, तो वो चीज़ बड़ी डिस्टर्बेंस है कि आप सून आफ्टर यू ग्रेजुएट, और ये एक रियलाइजेशन है कि हो सकता है जिस दिन मैं ग्रेजुएट, अगले ही दिन में मेरे हाथ में एक अच्छी जॉब हो और एवरीथिंग एल्स एंड लाइफ इज़ वेरी ईजी। इट्स नॉट लाइक दैट। जितनी अब ज़रूरत है, लेकिन उतनी ज़्यादा हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कम्पीट अगर हमने करना है तो यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग सो दैट आपके हाथ जो भी चीज़ आप बाय द एंड ऑफ द डिज़ाइन करिए, जहाँ पे आप जाके काम करें, आपके पास ऐसे स्किल्स हों, ऐसी वैल्यूज़ हों जो आपको वहाँ पे जल्दी एडजस्ट कर। आई थिंक 2 चीज़ें मैं अगर आपके इससे निकाल सकूँ ना पर्टिकुलरली, एक आपने बात की ईगो की, मैं उसके ऊपर आता हूँ। दूसरी जो बिल्कुल रिसेंटली आपने वैल्यूज़ की बात की और आपने कहा कि आपका कोई कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल मिस। एग्जैक्टली, दे डोंट रियली, इफ आई आस्क देम कि वो वैसे तो दे रेडी कि यार मुझे नौकरी चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं अगर इफ आई आस्क देम कि यार व्हाट इज द वैल्यू that you're providing to the society, it will be very difficult for them to identify.
इवन वो कहेंगे कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो कहेगा मुझे पाइथन आती है, मैं उससे पूछूंगा अच्छा पाइथन से मुझे वैल्यू क्या मिले, मैं क्या निकाल सकता हूँ। एग्जैक्टली उसको कोई पता नहीं है कि मेरी वैल्यू क्या है। Exactly. डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है यार मेरे पास बीमार आदमी आएगा मैं उसको फिक्स कर दूंगा। बट अ लॉट ऑफ अदर पीपल अनफॉर्चुनेटली इवन बिजनेस मेजर्स निकलते हैं और कहते हैं कि पता नहीं बिजनेस में संभाल लूंगा, कुछ कर लूंगा, क्या कर लो। एग्जैक्टली हाँ। जो बंदा जिसको पता है ना, जिसने 2-3 साल लगा लिया होता है इंडस्ट्री के अंदर जाकर, और उसने इसलिए नहीं लगाया होता कि मुझे पेचेक दो और वो करो, उसने अपना फिगर आउट किया होता है कि मैं इस प्रॉब्लम को समझना चाहता हूँ और इस प्रॉब्लम में मैं किंग बनना चाहता हूँ। वो 2-3 साल लगाने के बाद वो जो प्राइस मांगता है उसको मिलती है। एक और चीज़ भी है कि हम, जो मुझे एक्सपीरियंस है कि हमारे बच्चे ना थोड़ा सा सेल्फ पिटी का शिकार भी हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि डू नॉट कंडीशन योर सेल्फ बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। राइट। कि आप अच्छी फैमिली में बड़े हुए या एक ऐसी फैमिली में जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी या वसाइल ज़्यादा नहीं थे, या कुछ ऐसे हैं जिनका वसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वो बॉदर ही नहीं करते कुछ काम करना, वो बच्चे अपने सर्कमस्टांसेस को अपने लिए हुज्जत नहीं बनाते कि जी इन हालात की वजह से या इस वजह से, या मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली, या मेरी फैमिली ऐसी थी, या हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था। ये भी एक अपोजिट सिनेरियो है। एक बच्चे को सब कुछ, वो उस मुँह में सोने का चम्मच लेके पैदा, उसको सब कुछ मिल रहा है टेबल के ऊपर। वो एक और मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मुझे कहा ही नहीं जरूरी चीज़ है कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आप प्रोएक्टिव हों, आप ऑप्टिमिस्टिक हों, आप आप अपने इर्द गिर्द देखें कि मैं अपने आप को गुजरे हुए कल से आने वाले कल को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, अपने हर आने वाले दिन को अपने, और वो फिर आपका स्किल सेट हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, आपकी वैल्यूज़ हों, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हों, आपकी हेल्थ हो, इन सब के अंदर हमें ग्रो करना है। तो ये जो व्हील ऑफ लाइफ है इसको बैलेंस करना कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर, प्रोफेशन में फोकस, बाकी सारी चीज़ें। तो इस व्हील ऑफ लाइफ जिसके अंदर तकरीबन 8 चीज़ें आती हैं, उन सबको बैलेंस करके आगे लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। और उन सब चीज़ों के अंदर, और हमारे पास ऐसी बेतहाशा चीज़ें जिनके अंदर हम ग्रो कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो हमें आगे बेहतरी की तरफ लेके जा सकती हैं। राइट। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट टाइज ऑन टू दिस एज वेल इज, आपने जो पहले मेंशन किया कि ईगो वाली चीज़, कि हमें अपनी ईगो को छोड़ना है। राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारा हम चाहे ईगो की हमने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाई भी है ना, कि अगर कोई फड्डा होगा तो चलो उसके ऊपर ईगो आ जाएगा, या बट एसेंशियली एवरीबडी हैज़ एन ईगो। जब हमारे लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे सब सही पता है, हमारा तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है लोगों से ये कहते हुए कि मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। एक फ़ारसी का एक शेर है, तवाज़ा कुनद होश मंदे गुज़ी नहत शाखे पुर मेवा सरबरे ज़मी, कि वो दरख्त जिन्होंने फल देना होता है वो हमेशा ज़मीन की तरफ झुके हुए होते हैं। तो कोई उसके फल से फ़ायदा उठा रहा होता है, कोई उसके साये से फ़ायदा उठा रहा होता है, कोई किसी भी तरह, वो हर तरह से वो कंट्रीब्यूट ही कर रहा होता है। Right. तो अपने आप को एक ऐसी शम्मा बनाए जिसकी रोशनी से सारा जग आपके इर्द गिर्द वो जगमगा जाए। ऐसे ना हो कि आपके पास ना फल है ना साया है, जिस तरह एक सरू का दरख्त है, वो ऊपर तो जा रहा है ना, उसके पास फल है ना साया। तो ऐसा ना बनाए अपने आप को। हो सकता है वो बहुत ऊपर पहुंच गया है, लेकिन जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है किसी को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये तवाज़ा रखनी बड़ी ज़रूरी है। अपने आप को हमेशा अपना झुका हुआ रखे, अपने आप को नीचे, कि देयर इज़ सो मच देयर टू लर्न एंड एक्सप्लोर। जब ईगो हमारे रास्ते में आ जाएगी तो फिर वहाँ पे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, और उससे बहुत से और प्रॉब्लम्स बनते हैं। एंड आई फील लाइक देयर इज नॉट अ टाइम, चाहे आप जितने भी स्मार्ट हो जाएं, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्टूडेंट, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी लर्निंग। एग्जैक्टली, हाँ। तो एक इनोवेटर जो होता है, एक क्रिएटिव बंदा हो जाता है, वो होता ही स्टूपिड है। वो हमेशा अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें, हर परफेक्ट चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स ढूंढता है, और उसको फिर उसके अंदर खामियां ढूंढता है, और उसको फिर किसी तरह से बेहतर करने की कोशिश करता है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आपने कहा कि इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत हमारे जैसे कहते हैं ना कि डेडिकेटेड और स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। हमने कुछ सर्टन चीज़ें उनके अंदर बिल्ड नहीं की, हमने उनको एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर बिल्ड नहीं की, हमने उनके, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आल्सो हमारा स्टूडेंट है नॉट जस्ट इंजीनियर। आई फील लाइक हम क्योंकि हर फील्ड में इतना स्पेशलाइज्ड किस्म के वर्कर्स बना रहे थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि हमारे बच्चों को बस वो किताब का तो पता होता है, रट्टा लगा के वो बेहतरीन आ जाते हैं। बट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड जिसका ना क्रिएटिविटी, आजकल तो जो इंजीनियर भी है वो जब एप्पल का फ़ोन डिज़ाइन कर रहा है तो वो क्रिएटिवली डिज़ाइन कर रहा है। आजकल तो जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग आपको चाहिए है, चाहे आप किस फील्ड से भी हैं, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ बना सकें। आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए ताकि आप लोगों से कर सकें। तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? अगर आपका चीज़ ऐड करना चाहूँ, ये चीज़ें तो सॉफ्ट स्किल्स इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर हम आगे फर्दर ऐड ऑन करना चाहें तो हमारे पास, हम ये क्यों सोचते हैं कि वी हैव टू प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर इंजीनियरिंग। वी शुड थिंक वी हैव टू प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। एंड लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, के जहाँ पे यू आर फोरकास्टिंग नेक्स्ट 40 or 50 years
फॉर अ सर्टन पर्सनालिटी कि उसने अपने उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो जल्दी मर्जी जाता है। अक्सर इंजीनियर्स अकाउंटिंग में चले जाते हैं, कोई सेल्स में चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि, तो आपने इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ में अपने आप को फिट इन करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बस एक ही जगह पे फिट इन होना है। यू हैव टू एक्सप्लोर सम अदर एवेन्यूज एज वेल, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रियली एडजस्ट इन देयर ओन एरियाज। राइट, कभी वो अपने कोई बिजनेस शुरू कर देंगे, कभी अपने बुजुर्गों का जो बिजनेस उसको संभाल रहे होंगे, कभी वो कोई अल्टरनेट फील्ड के अंदर तो अपने इर्द गिर्द अपने आप को सिर्फ ये नहीं है कि एक पत्थर पे लकीर है कि बस मैंने इसी जगह पे जाना है एंड दैट्स इट। ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव टू एक्सप्लोर सम अदर एवेन्यूज एज वेल, और आपने अपने आप को वहाँ पे फिट करने की कोशिश करनी है। और जहाँ पे टेक्निकल थिंग्स अपार्ट, एक रिसर्च हुई थी यूएस यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने उस रिसर्च के वो ग्रेजुएट्स थे, वो जब इंडस्ट्री में गए उसके ऊपर रिसर्च की। उन्होंने जो चीज़ देखी कि 8 to 10% टेक्निकल मवाद है जो इंडस्ट्री के अंदर उन बच्चों का काम देता है। जो मेजर चंक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है, ख्वाह उनके वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, ख्वाह उनके राइटिंग स्किल्स हैं, ख्वाह उनके बोलने के या ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं व्हेन एवर यू आर सर्विंग समवेयर इन द इंडस्ट्री। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस तरह आपने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स, उसके लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्किंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फिर इंटरडिपेंडेंस कितनी है, इंडिपेंडेंटली वो बच्चा किस तरह काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्योंकि एक क्लासरूम के अंदर टेक्निकल चीज़ें तो आ सकती हैं, जब तक बच्चा अपने आप को बाकी चीज़ों के साथ अलाइन नहीं करेगा और ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को शामिल नहीं करेगा जहाँ से उसको ये चीज़ें मिल सकें, तो वंस यू स्टेप आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, देन you're stuck. You are stuck. Like you either then it's you cannot say now I have to learn, now I have to look back, and तो उस वक्त शायद बहुत देर हो जाती है। तो आपने ये चीज़ें भी अपने बच्चों को बावर करानी है कि आपने सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को फोकस नहीं, बाकी चीज़ों को भी साथ लेके चलना है। आपने प्रोएक्टिवली अपने बोलना किस तरह, आपने कैरी कैसे करना है, अपने को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने आप को सोसाइटी के अंदर अपने रिलेशनशिप्स को कैसे इंटैक्ट करना है, अपनी हेल्थ को भी फोकस करना है, अपने इन सारी चीज़ों को साथ लेके आपने ग्रो करना है। एंड आई थिंक चलिए एक तो ये बात होगी ना कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ये करना चाहिए है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बिकॉज वो होता ही है कि एवोल्यूशन आती है आहिस्ता आहिस्ता, राइट। जो पीपल एट द टॉप जनरली दे एडहेयर टू ओल्डर आइडियाज, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज एज क्विकली एज वीड होप। बट फॉर अ स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में गया हुआ है, व्हाट कैन ही डू to make sure he is a more well-rounded person when he graduates? For what about that 21-year-old who might be listening to this podcast, for example, और वो बैठ के जाता है, वो क्लास लेता है, वो एग्ज़ाम देता है, उसके अच्छे ग्रेड्स आते हैं, वो घर चला जाता है। क्योंकि मुझे पता है 100% पता है कि वो बच्चा जब ये कर रहा है ना, सिर्फ ये कर रहा है, वो जिस दिन ग्रेजुएट होगा ना, ही विल रियलाइज़, और ये पाकिस्तान में हर बच्चे के साथ होता है कि उसको रियलाइजेशन होगी मेरे साथ धोखा क्या हुआ है। एग्जैक्टली कि मुझे पेरेंट्स ने फोर्सफुली कहा बेटा ये डिग्री कर, पहले तो डिग्री पे मुझे अलाउ नहीं किया, फिर मेरी अपनी मर्जी की डिग्री करवाई और कहा ये डिग्री कर लो, उसके बाद तुम्हारे पास वही ना बेड ऑफ रोजेस खुल जाएंगे। ऐसे ही एग्जैक्टली। और वो ग्रेजुएट होता है एंड द वर्ल्ड इज जस्ट वेरी वेरी डिफरेंट। सो व्हाट कैन ही डू टू, और व्हाट कैन शी डू टू चेंज दैट सर्कमस्टांस? एक तो ये चीज़ है कि हमारे अक्सर ऐसे बच्चे भी होते हैं, द मोमेंट दे ग्रेजुएट, उनको फ्रॉम डे 1 till day end दे आर कन्फ्यूज्ड। आफ्टर दे ग्रेजुएट दे आर नॉट क्लियर कि हमने जो पढ़ा है उसका मुझे फ़ायदा कि उसकी रेलेवेंस क्या है, तो क्लैरिटी नहीं है कि। और आजकल अब वो ज़माना चला गया जब दो ही फील्ड, या डॉक्टरी होती थी या इंजीनियरिंग होती थी। इट्स देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच नाउ हैव इवॉल्व्ड बेसिकली। तो अगर अब वो ट्रेंड है कि आप बच्चे को उसी डायरेक्शन में लेके जाएं जिसमें जो उसका इंस्टिंक्ट है, जिसमें वो खुद ग्रो। एक तो वो चीज़ है ना, जो लोग अभी कॉलेज में हैं और स्कूल में हैं, जिनको जो अभी यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं पहुंचे, अपने लिए उन्होंने कोर एरिया नहीं डिसाइड किया, तो एटलीस्ट दे शुड फिगर दिस आउट कि वो कौन सी फील्ड है जो उनको इंटरेस्ट देती है, जो उनको ट्रिगर देती है, जो उनको वाकई लगता है कि दिस इज़ वेरी एडवेंचरस एंड दिस इज़ समथिंग दैट रियली अपील्स देम, एंड दिस इज़ समथिंग दैट ऐसी चीज़ वो ऐसी फील्ड जो उनको मजबूर करे कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और उनको भी समझ नहीं आ रही कि मैं इस फील्ड में तो आ गया हूँ, किसी बुज़ुर्ग को देख के, किसी बड़े भाई को देख के, या किसी ने एडमिशन करवा दिया तो उन्होंने कहा कि बस इधर अब हो गया, अब इधर ही चले जाओ, तो वो आखिर तक वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरह कहा ना, ज़रूरी नहीं है कि एक इंजीनियरिंग का बच्चा एक इंजीनियरिंग में ही क्लिक करे। हो सकता है वो मार्केटिंग में किसी जगह पे क्लिक कर जाए, हो सकता है वो आईटी में किसी जगह पे क्लिक कर जाए, हो सकता है वो अकाउंटेंसी में किसी जगह पे क्लिक कर जाए, हो सकता है वो एग्रीकल्चर में किसी जगह पे क्लिक कर जाए। सो
we have to somehow convince them that this is not the end of the world. There Right. are so many other things where you can also, even if you are graduating with just a passing grade, do not really matter. Yeah. ठीक है, now we are more talking about the skill set and the personality and the values. क्योंकि अब जब आप खुद सोचें, जब एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक बैच के अंदर 100 बच्चे एक डिग्री के अंदर इन्वॉल्व हैं और हर साल के बाद या 6 महीने के बाद उसी यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, अब आप यूनिवर्सिटी की उस डिग्री को मल्टीप्लाई कर लें एटलीस्ट 50 ऑड यूनिवर्सिटी के साथ, फ़र्ज़ करें वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फ़र्ज़ करें वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ़र्ज़ करें वो अकाउंटिंग है, तो जब एक साथ आपके पास हर 6 महीने बाद, एक साल के बाद 10 to 20,000 ग्रेजुएट एक ही फील्ड का आ रहा है, तो वो कौन सा बच्चा होगा जो आगे जाएगा? Right. तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे कि उसके पास ऐसे गट्स हों, ऐसे स्किल्स हों, ऐसी वैल्यूज़ हों, ऐसी चीज़ें हों जो उनको सिग्निफाई करें. ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग दैट एवरीबॉडी शुड रियलाइज इन द मिनिमम पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा वो ग्रो करेगा कि मैंने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है कि आजकल जिस तरह यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये लगता है कि हमारे अच्छे ग्रेड्स आ गए, हम अच्छे GPAs आ गए, बस शायद वो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है. हालांकि सिचुएशन बिल्कुल इसके बरक्स हैं. हमने ऐसे देखा कि ऐसे बच्चे ज़्यादा, वो उनको ये लगता है कि बस मैं इस फील्ड में तो मैं अच्छा हूँ, बाकी जो ऐसे वो बच्चे ज़्यादा कामयाब रहे हैं जिन्होंने या तो वो ड्रॉप आउट्स थे, या उन्होंने बड़े मिनिमल GPA के साथ या किसी मीडियोकर GPA के साथ ग्रेजुएट किया, लेकिन दे वर ओपन, दे वर एक्सप्लोरिंग. उन्होंने अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखी, जहाँ भी उन्होंने स्टेप इन किया, उन्होंने अपने आप को इतना जल्दी बनवाया कि वो जो ज़्यादा जल्दी ग्रो करके वहाँ से वहाँ उनके जो, और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके अपने क्लास के जो टॉपर्स हैं, जो मेडलिस्ट हैं, वो उन्हीं के लिए उन्हीं के सॉफ्टवेयर हाउस में उन्हीं की कंपनी में काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट था जो उनके पास नहीं था, कि उनको उनके लीडरशिप्स थी, रिस्क टेकिंग थी, उन्होंने अपने एक कैपिटल को एक ख़ास जगह पे, पहले शायद हो सकता है उनके पास इन्वेस्टर भी हों, उन्हें पता था कि इसको कैपिटलाइज कैसे करना है, इसको प्रॉपर्ली मार्केट कैसे करना है, डिजिटली या फिजिकली आपने इसको प्रॉपर्ली कैसे, तो ये सारी चीज़ें, तो वो उन्होंने उस चीज़ के अंदर ग्रो किया. शायद वो बच्चा जो उनके साथ हो सकता है उसी बैच में रजिस्टर हो, वो सिर्फ टेक्निकल चीज़ों में तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन बाकी चीज़ें उसने छोड़ दी. तो ये वर्सेटाइल होना, अपने आप को ओपन रखना, बाकी चीज़ों को भी साथ साथ इम्प्रूव करना, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं. और इस रुझान को डेवलप करने की भी ज़रूरत है कि हमें मास्टर ऑफ वन नहीं, वी हैव टू मेक द जैक ऑफ ऑल ट्रेड, कि वो हर चीज़ को फिर किसी एक में वो ग्रो करेगा और फिर मैं उसमें वो आगे एक्सपर्टीज इवेंचुअली हासिल कर लेगा. आई थिंक जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, मैं अगर उसमें ही देखूँ तो हर 6 महीने बाद एक नई स्किल आई हुई होती है, ऐसे ही, एंड सडनली द एंटायर मार्केट इज नाउ जंपिंग टुवर्ड्स दैट. तो आपने कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपस्किल भी करना है, आपने कॉन्स्टेंटली अपने आप को जो है ना, वो बजाय इसके कि आप एक का मास्टर बन जाएं, जो कि 1990 से बहुत बड़ी चीज़ थी, और आप कहें कि प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक ज़माने में बेसिक की, फोर्ट्रान की, और फिर C की बात करते थे, अब आप रिएक्ट की बात करते हैं, Node.js की बात करते हैं, और फिर इस तरह की मॉडर्न जो पाइथन की बात करते हैं, फिर इस तरह की जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं. तो अगर बच्चा उस ज़माने में एक ही लैंग्वेज का स्टिक रहता हो, तो अभी तक अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. बिल्कुल. तो यू हैव टू कंप्लाई evolve with the time as well. अच्छा, इसमें एक और फाइनल सवाल आता है ना, I'm just gonna move on towards something else after this, but हमारे यहाँ ये बार बात आती है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इनहेरेंटली यूजलेस है, राइट? और ये बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन गेन कर रही है. एंड दिस इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तान कॉन्वर्सेशन. अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान में कुछ अजीब लोग हैं जो इसको परपेचुएट कर रहे हैं. द फैक्ट इज दिस इज नाउ अ ग्लोबल फिनोमेनन एज वेल, वेयर Elon Musk is saying I don't need degree holders. Microsoft and Apple and even Google ने पूरा एक प्रोग्राम निकाला है 6 months का स्किलिंग प्रोग्राम, जिसमें वो कहते हैं कि जी हाई स्कूल के बाद ही हमारा कोर्सेज कर लें एंड यू विल गेट लाइक पोटेंशियली जॉब्स इन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट कंपनीज. तो देन जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या यूनिवर्सिटीज़, अगर दुनिया का रुझान इस तरफ जा रहा है, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी इन द फ्यूचर? आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया है. मैं इसको रिबर्ट करूँ या इसके फॉर में जाऊँ या इसके अगेंस्ट में जाऊँ, लेकिन किसी हद तक ये रियलिटी भी है, एंड इट इज़ रियली सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल. हम जिसको 4 साल की एक डिग्री बच्चे को, 4 साल एक बच्चा एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते, एक टाइम देते हैं, और उसके बाद भी अगर उसके पास लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम एज वेल, राइट? अगर मैं बात करूं जो हमारा यहाँ पे हायर एजुकेशन का जो करंट ट्रेंड है, जो हमारे बाहर से बहुत सारे लोग जो पढ़ के आए, PhDs करके आए, प्रॉब्लम ये हुआ कि एक बंदा, क्योंकि आप जब एक ख़ास एक फील्ड के अंदर जब आप एक्सट्रीम
एजुकेशन लेवल हासिल करके आते हैं तो वो फील्ड थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहती है। वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत एक माइनर टॉपिक होगा, कोई एक लाइन होगी जिसके ऊपर आपने 4, 5, 6 साल अपने PhD में उसके ऊपर काम किया होगा, लेकिन आप जहाँ पे काम करके आए उसको आप यहाँ पे आके जब अप्लाई करते हैं अपने मुल्क में तो आप तो अपने गिर्द कोई उसकी एप्लीकेशन ही नहीं नज़र आती। राइट। तो हमारे बहुत सारे जो लोग जो यहाँ से बाहर गए वो जब वापस आए, एक तो उनके पास ऐसी लैब्स नहीं है, ऐसे वसाइल नहीं है कि वो उस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई किसी तरह कर सकें, और सेकेंडली ये भी देखा गया है कि जो हमारे एक तरफ अप्लाइड साइंसेज हैं, एक तरफ प्योर साइंसेज हैं। हमने जो रूल्स बनाए हैं दोनों प्योर साइंसेज को रूल्स, जिस तरह हमारे प्योर साइंसेज में इंग्लिश है, उर्दू है, केमिस्ट्री, इस तरह के जो फिज़िक्स है, ये सारे शब्द, अप्लाइड साइंसेज वालों को भी हमने एक ही तरह से एवेल्यूएट करना शुरू कर दिया है। हालांकि एक इंजीनियर है, उसकी एवोल्यूशन तो ये होनी चाहिए ना कि उसने अपने अंदर कितने प्रॉब्लम्स का हल किया है, कितने इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया है। अब अगर हम उनकी एवोल्यूशन इस बात पे लगा रहे हैं कि जी ये जो एक रिसर्च पेपर जो पब्लिश कर रहा है और उसकी एक मशीन लगी हुई है और जितना ज़्यादा पब्लिश करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा, तो इससे भी बहुत यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इसलिए भी बहुत इररेलेवेंट हो गया कि वो अपनी इंडस्ट्री को फीड नहीं कर रहा, वो अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रहा। उसको ये फिक्र है कि मैंने इस साल में 2 पेपर और अगले साल में, और फिर मैंने जब एसोसिएट बनना है या फुल प्रोफेसर बनना है तो मुझे एक वो मिनिमम क्राइटेरिया एटलीस्ट फुलफिल करना है। अब इस रेस में उसकी ज़िंदगी के जो सबसे बेहतरीन साल हैं वो गुजर जाते हैं। वो जब 40 या 45 तक पहुंचता है, जो एनर्जी थी जब उसने काम कंट्रीब्यूट करना, जब वो नहीं रही तो बाद में वो किस तरह से, तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि हमने जो रूल्स बनाए हैं अपने एक प्रोफेसर को जज करने के, तो वो ऐसे नहीं है कि जिनको वाकई जिनको यूज़ किया जाए, वो होलिस्टिक नहीं है। वो हर एक फील्ड के अपने होने चाहिए और वो डिफाइन करने चाहिए कि दिस विल बेसिकली इन्फर के वो बंदा कितना वैल्यूएबल है अपनी फील्ड के अंदर। तो ये भी एक फुकदान है। और सेकेंडली जो आप स्किल सेट वाली बात करें, ये बात बिल्कुल सही है कि अब हमें 4 years पे स्टिक नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसे स्किल एक्सेलरेशन प्रोग्राम, स्किल लर्निंग, वो ऐसी चीज़ें, ऐसे कोर्सेज लेके हैं जिससे लोग ज़्यादा जल्दी चीज़ों से, अब क्योंकि टाइम इज़ द की nowadays, the earlier to get into the things, the better it really is that you will adjust in that field as well। तो जितना जल्दी आप चीज़ों को सीखेंगे और उस फील्ड के अंदर अपने आप को एडजस्ट करेंगे, बजाय इसके कि आप 5-4 साल बाद आप पढ़ के आपको पता लगे कि आप इंतहाई इररिलेवेंट हैं और समझ नहीं उसकी। क्योंकि वो जो बच्चा पहले साल आते हैं ना यूनिवर्सिटी, वो एक ऐसे पैशन और एक ऐसी ड्राइव के साथ आता है। एग्जैक्टली। और वो चौथे साल जब निकलता है तो बिल्कुल ड्राई हो चुका होता है। वो कहता है जी जो मुझे पता है बस उसमें से कुछ करवा सकते हैं तो करवा लें, बाकी नई चीज़ मुझे ना बताइएगा, नई चीज़ ना बजाई जाए। एग्जैक्टली। तो वो उससे बेहतर है कि कोई 6 months का या 1 साल का प्रोग्राम हो जाए जहाँ पर वो जाकर एक बेसिक स्किल स्टार्ट करें। मे बी इसमें मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़ इज़ लाइक 18, राइट। अगर आप काफ़ी यूनिवर्सिटी में दुनिया भर में जाएं तो वहाँ पर वो एवरेज एज एक्चुअली बढ़ती जाती है। वो जो है ना वो 23, 24, 25, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग हाई स्कूल के बाद जाते हैं, जॉबें करना शुरू हो जाते हैं, देखते हैं दुनिया है क्या, काम किस तरह करती है, फिर उसमें से वो फिगर आउट करते हैं कि यार मैं दुनिया के इस कंपोनेंट को समझना चाहता हूँ और मैं उसकी फील्ड में घुस जाता हूँ। और इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि मेरे उस दिन किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा क्या कर रही हैं आजकल ना, तो उन्होंने कहा कि मैं बस जॉबलेस हूँ तो मैं सोच रही हूँ मास्टर्स स्टार्ट कर दूँ। मैंने कहा क्यों करना है मास्टर्स? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और मुझे ये बात फैसिनेटिंग लगी कि यार जॉब नहीं तो मास्टर्स कर लो। आप यकीन नहीं करेंगे, अब लोग PhD भी कर रहे थे फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। उन्होंने मास्टर्स इसलिए किया कि जॉब नहीं थी, फिर PhD भी इसलिए की कि जॉब नहीं थी, अब पोस्ट डॉक भी कर लिए, अब भी जॉब नहीं है, तो अब क्या करें? अब एक इतना लेवल पे आपका इंटेलेक्ट पहुंच चुका है, अब भी आपके पास जॉब नहीं है। अब आजकल आप देखते हैं PhD होल्डर्स भी ये रो रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं, हमारी नौकरियां कुछ करें। एक ज़माने में तो था कि उनको आप यूनिवर्सिटीज़ में, अब तो नहीं है। अब तो आप वो अपने आप को एक तरह से मिसफिट समझते हैं कि हम कॉलेज में पढ़ाएं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी के पास जगह नहीं है, कॉलेज भी उनको नहीं स्पेस दे रही, तो फिर वो कहाँ पर जाएँ? तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री भी, और दूसरी तरफ उसके के वहाँ पर, और आप जो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है, दे डू नॉट रियली प्रेफर टू वर्क विद द हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। वो ऐसे लोगों से काम जो उनके लेवल पे आके उनसे बात करें। वो जो सेठ साहब हैं, जो हो सकता है खुद भी FSC पास हों, या हो सकता है उन्होंने कोई और डिग्री की हो, जो उनके लेवल पे जाके इतनी बड़ी बड़ी वो टेक्नोलॉजी की बातें ना करें, वो कहे अच्छा मेरा ये सिंपल सा प्रॉब्लम, मुझे इसका हल बता दो, तो उनकी लैंग्वेज में उनको एक कॉमन, ज़रूरी नहीं है कि उनको आप
ये बताएं कि जी दुनिया में ये हो रहा है, इलॉन मस्क साहब ये कर रहे हैं, या एप्पल में ये हो रहा है, या ये चीज़ें, आप उनके जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं वो एडजस्ट करें। वो सेठ साहब कहते हैं भैया इलॉन मस्क जो भी करोगा मैं कैलकुलेटर पे काम करता हूँ, मेरा काम चल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये हमें अपने प्रॉब्लम्स को देखने की ज़रूरत है और उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की ज़रूरत है। मैंने मुझे अभी भी याद है एक मेडिकल का एक प्रॉब्लम आया कि आप जब पैकेजिंग करते हैं एक दवाई की एक उसके अंदर डब्बे के अंदर, तो वो अक्सर ऐसे होता है कि वो मिस हो जाते हैं डब्बे, उनको काउंट। तो वहीं पे एक उन्होंने जब ये डिस्कस किया तो समझ नहीं आया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें वो कौन सा डब्बा है जिसके अंदर। तो एक बंदे ने क्या किया, उठा के एक पंखा लगा दिया, जिसके अंदर दवाई नहीं होगी उड़ के नीचे गिर जाएगी, बाकी चीज़ें आगे पास। तो ये एक सिंपल सा आइडिया है, लेकिन इसने उस वहाँ पे अपील की और वो चीज़ क्लिक कर गई और अभी तक वो यूज़ हो रही है। और इसके अलावा चले, ये तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन ऐसे बेताशा आपके पास आपने अगर फ़र्ज़ करें पैकेजिंग करनी है, आपने मुख्तलिफ पिल्स हैं पैक करनी है, अगर वो मिस हो जाती हैं वो भी एक अच्छा इंप्रेशन है। तो कैसे काउंट किया जाए कि जी वो पैकेजिंग पूरी हुई है नहीं हुई। आपको एक क्वालिटी एश्योरेंस भी करनी है। क्वालिटी एश्योरेंस में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर में तो क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, ये जो हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस की जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है, लोगों ने अभी इस तरफ सोचा ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी की क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होगी और उसका रोबस्टनेस टेस्ट कैसे होगा, उसका एनवायरमेंटल टेस्ट कैसे होगा। ये तो नहीं है कोई चीज़ यहाँ पे रूम के अंदर चल रही है, बाहर लेके जाएंगे वो काम, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रोबस्ट एज वेल एंड इट शुड बी ईजी टू मूव एंड मोबाइल एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। राइट, सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी है। आई जस्ट फील लाइक पीपल रियली नीड टू सॉर्ट ऑफ, आई थिंक वो वाली मैं कल एक्चुअली मेरे पास एक साहब आए हुए थे, कल नहीं 2-3 दिन पहले आए हुए थे। वो ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन टेकन प्लेयर है, ठीक है। और उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो यही था कि उन्होंने कहा कि जी मैं ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हूँ, और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं था कि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी हो सकती है। मैं जापान और यूएसए जाके जीत कर आ गया, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पूरी इंडस्ट्री रो रही थी कि हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, और मैं खेल रहा था। तो आई थिंक वो जो उन्होंने बात की थी, इट वाज प्रोफाउंडली पावरफुल, बिकॉज आप रोते रहें या आप सक्सेसफुल बन जाएं, या आप रो के जिंदगी गुजार दें, या आप कहें कि नहीं जी दिस इज माय ओनली चांस एंड आई हैव टू कंट्रीब्यूट समहाउ। तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आप हमारे यूथ का ये भी फुकदान है कि वो मतलब ये द मोर एंड मोर यू आर proactive, the more and more you will be open, the more and more you will get into the things, and the more and more you will adjust with the people from different spheres as well. तो वो अप्रोच होना बड़ा ज़रूरी है हमें आजकल के सिनेरियो में ख़ास तौर पे। Makes a lot of sense. Ehsan Malik साहब, sir, thank you so much for coming in. Thank you so much for having me as well. It is for me. It's like it's my once in a while opportunity. I've been not been in such forums. लेकिन still as a last message मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और opportunities बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ अपनी आंखें खोलें तो आपको it's a land of opportunities. और स्पेशली इस कोविड में जितनी इस बात की ज़रूरत महसूस हुई है कि हमें अपने पाँव पे ख़ुद खड़ा होना है, हमें इंडिजिनसली अपनी चीज़ें खुद डेवलप करनी है। शायद इससे पहले इस चीज़ की कभी नहीं ज़रूरत थी। तो हमें अगर हमारे बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि जो हम अपने मुल्क में इन कपड़ों से लेके अपनी गाड़ी से लेके अपने घर तक ये चीज़ें हम खुद इस चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट, हम खुद ये चीज़ें बना सकें। क्यों हम हर दफ़ा दुनिया की तरफ देखते हैं, क्यों हर दफ़ा हम सोचते हैं कि फ़लाँ जगह से इम्दाद आ जाए। तो टेक द इनिशिएटिव्स, टेक द रिस्क, डिस्कवर अराउंड यू, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ताकि आप बाय द एंड ऑफ द डे आप कुछ वैल्यू एडिशन करें और लोग आपको याद रखें, मुल्क के लिए भी करें, अपने लिए भी करें, एंड होप यू गेट सुपर रिच। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एहसन मलिक साहब का कोर्स लाइव होगा ऑन IT It's Tough. He was actually here in Islamabad for that recording, तो मैंने सोचा why don't get him there as well. But I think आपका कोर्स जो है should be live in the next few weeks. It's called Basics of Embedded Systems. So for all those engineers who want to get an understanding of embedded systems, that courses will be live as well. इसी के साथ साथ thank you so much for watching. My name is Saeed Muzammil Hassan Zaidi. This was Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.